नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीखो फटाफट में। और इसमें मैं आपको बताऊंगी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक जो है वो पूरी की पूरी एक ही वीडियो में बता दूंगी जो बोर्ड में आ रही है। और इसमें आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे जो पूरी बुक को कवर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर डेवलपमेंट यानी विकास से। उसका पहला क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट यानी विकास क्या है। इट मीन्स पॉजिटिव चेंजेस, प्रोग्रेस एंड इम्प्रूविंग ऑफ लाइफ स्टाइल इज नॉट जस्ट अबाउट मनी बट ऑल्सो हेल्थ, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये है कि विकास का मतलब सिर्फ आपका पैसे से नहीं है बल्कि आपकी फ्रीडम, सिक्योरिटी और हेल्थ से भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि विकास के लक्ष्य सब लोगों के लिए भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट फायदेमंद है तो दूसरे के लिए भी फायदेमंद ही हो। उसका एग्जांपल आप एक ब्रिज से दे सकते हैं। जिस तरह से मान लो गवर्नमेंट ने एक जगह पर ब्रिज बनाया और वहां के जो रहने वाले लोग थे उनको कहीं और शिफ्ट होने के लिए कहा। गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज तो दे दी लेकिन उनको प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि उनके साथ एल्डर्स थे, बच्चे थे, तो उनको प्रॉब्लम हुई। तो उनके लिए डेवलपमेंट वो फायदेमंद नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि वहां पे जो ब्रिज बनेगा उससे लोगों की फैसिलिटी हो जाएगी, आने जाने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से किसी के लिए फायदेमंद है और किसी के लिए नुकसान है। आप ये एग्जांपल के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम और अदर गोल्स। वही मैंने पहले बताया कि आय और अन्य लक्ष्य क्या हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? नहीं, उसके अलावा अदर गोल्स भी क्या होते हैं इनकम के अलावा। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिहेव होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। फ्रीडम तो है ही हमें, हम जब भी कोई जॉब करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट सबके साथ होना चाहिए, फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए, उसके अलावा हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए और जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एवरेज इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है? इसमें टोटल इनकम जो होती है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है पर ईयर के अकॉर्डिंग, तो ये प्रति व्यक्ति आय निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम क्या होती है। एक देश में एक साल में होने वाली टोटल इनकम को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ये हमारा 6 क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों और राज्यों की हम तुलना कैसे करते हैं। मीन्स कि कौन सा देश जो है कितनी प्रोग्रेस करे, हम कैसे इसको जो है जज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर बिकॉज कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन, सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। मतलब इसमें क्या है कि अगर हम मान लो इनकम के ऊपर अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो सब जगह की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर हम टोटल जो हमारी नेशनल इनकम निकलती है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो गलत तरीका है। और अगर हम एवरेज इनकम से करते हैं परफेक्ट तरीका है। उसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो। एग्जांपल के साथ कैसे है कि मान लो एक देश है जिसकी आप फॉर एग्जांपल जिसकी आपकी नेशनल इनकम मान लो 100 है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो 10 हैं। ठीक है, तो एवरेज इनकम कितनी आएगी? 10। और अगर आप एक दूसरी कंट्री लेते हैं जिसकी एवरेज इनकम 100 है लेकिन वहां रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, वहां पर रहने वाले लोगों की 5 संख्या है, तो यहाँ पे देखो आप प्रति व्यक्ति आय में एवरेज इनकम में कितना डिफरेंस आ जाएगा। वहां पर ज्यादा, वहां पर कम हो जाएगी। तो ये आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास रिपोर्ट। ये कौन बनाता है? ये वर्ल्ड बैंक बनाता है। और इसका क्राइटेरिया किस तरह से होता है कि इसमें जो है जितना $63400 पर एनम के या उससे ज्यादा है अगर 2023 के अकॉर्डिंग तो वो रिच कंट्री मानी जाती है। ठीक है, अगर $2400 या उससे कम है तो वो लो इनकम वाली कंट्री मानी जाती है। उसके बाद अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया क्या है, 2023 में इंडिया का $1 था 10030 था। इसका मतलब मिडल इनकम कंट्री के अंदर हमारा इंडिया आता है। उसके बाद आ जाती है आपकी शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब IMR, इसका मतलब है शिशु मृत्यु दर। ये कैसे निकाली जाती है? किसी एक ईयर में पैदा हुए 1000 बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या, समझ गए? यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं 1 साल में, उसके ऊपर कितनी रेशो है जो बच्चों की डेथ हो गई है, तो वो रेशो जो होती है वो आपकी शिशु मृत्यु दर कहलाती है। और नेक्स्ट आएगा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। मीन्स एजुकेशन कैसे देखते हैं हम? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों की जो रेशो होती है उसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। ये चार्ट देख ले हम, इसमें आपको मोर्टेलिटी, लिटरेसी और स्टेट्स के अकॉर्डिंग दी हुई है। इसका मतलब अगर हम मोर्टेलिटी देखते हैं सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है वो कहां पर है आपकी?
आपकी बिहार में है, और सबसे कम कहाँ पर है, केरला में है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। और जो लिटरेसी है वो आपकी हरियाणा में सबसे ज्यादा है, और हरियाणा में लिटरेसी जो है बिहार में सबसे कम है और केरला में सबसे ज्यादा है। तो दोनों ही चीजें केरला में सबसे ज्यादा अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मनी इन योर पॉकेट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड। मतलब ये है कि क्या पैसा, अगर आपकी पॉकेट में पैसा है तो आप क्या टोटल सेवाएं और वस्तुएं खरीद सकते हैं जो आपके लिए एसेंशियल है या जिसकी आपको जरूरत है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हम पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर नहीं खरीद सकते खुद से। हम प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, जितनी भी इन्फेक्टेड डिजीज होती हैं उससे, जो ये इन्फेक्टेड डिजीज जितनी भी होती हैं उनसे हम अपने आप को नहीं बचा पाते। उसके अलावा जो बिना मिलावट की मेडिसिन होती हैं उससे हम नहीं बच सकते। ठीक है, सोशल फैसिलिटीज जो होती हैं, जितनी सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, अच्छे रोड, अच्छे पार्क, अच्छे मतलब शौचालय वगैरह, तो वो सब हम अपने जेब में रखे पैसे से नहीं खरीद सकते। उसके अलावा हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं, मीन्स रिस्पेक्ट पाना, फ्रीडम, ये सब भी हम पैसे से नहीं ले सकते। नेक्स्ट आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास की धारणीयता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है डेवलपमेंट बट विदाउट अफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट गो टू अप फर्दर एंड मेंटेन फॉर फ्यूचर। मतलब कि क्या है कि प्रेजेंट में हम एटमॉस्फेयर से जिन चीजों को यूज कर रहे हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, उसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे वाटर है, पेट्रोल है, कोयला है, ये सब चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, उसके अलावा हम फ्यूचर के लिए भी उसको बचा कर रख रहे हैं, एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाए बिना। उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास की धारणीयता। उसका एग्जांपल अंडरग्राउंड वाटर आप दे सकते हैं, और इसका अंडरग्राउंड वाटर का कई बार शॉर्ट नोट में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसमें आप बता देंगे कि 300 डिस्ट्रिक्ट में 20 सालों में 1/3 ओवर यूज्ड हो चुका है, और 25 सालों के बाद जो है 60% जो कंट्री है वो यही काम करेगी आगे जाके। ठीक है, उसके बाद यूएनडीपी क्या है? ये यूएनडीपी 1965 में आया था, न्यूयॉर्क से आया था, और इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इसका कार्यक्रम, इसका जो काम था वो क्या था कि संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, इसका काम मोटिव ही यही था कि डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना, गरीबी को दूर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना। अभी आ गया बीएमआई। बीएम का है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि प्रॉपर बॉडी का वेट और हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए वो बीएमआई डिसाइड करता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम करते हैं कि बॉडी का जो वेट होता है केजी में, उसको डिवाइड करते हैं हाइट से मीटर में, और इनटू में हाइट मीटर में। तो जो उसका आंसर आता है वो आपका बीएमआई होता है। अगर किसी का बीएमआई 24 से ज्यादा है तो वो ओवरवेटेड है, अगर बीएमआई 18 से कम है तो वो अंडरवेटेड है। ठीक है, यहाँ आपका एक चैप्टर खत्म होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट शुरू हो जाता है चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें क्षेत्र आपके 3 टाइप के आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इसमें प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं व्हेन प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लोटिंग नेचर रिसोर्सेज, कॉटन, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स। मतलब क्या है कि जो हम नेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपको एग्जांपल बताई दिए, ये सब प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में वो आता है जहां पर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जैसे कि हम क्लोथ है, कार है, चेयर है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में बदल देते हैं इसको, इससे प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये सेकेंडरी में आता है। थर्ड आपका टर्शरी सेक्टर होता है, इसको तृतीय कहते हैं और सेवा डिपार्टमेंट भी कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र। इसमें क्या होता है? ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल एंड बिजनेस थ्रू ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड सेलिंग। इसमें क्या होता है कि जब आपका कोई प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद आपको मार्केट में बेचने के लिए जो जो फैसिलिटी चाहिए होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, अब गोदाम में पड़ा है, ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, उसके अलावा आपको बैंकिंग की भी नीड होती है कभी कभी, उसके अलावा आपको उसको बेचना भी है, तो ये सब आपकी सेवाएं जो होती हैं टोटल, वो आपकी ट्रेजरी यानी तीसरे क्षेत्र में आती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ऑल सेक्टर्स डिपेंड ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं? कैसे डिपेंड करेंगे? प्राइमरी डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी एंड ट्रेजरी। कैसे? प्राइमरी में क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड में क्या होता है? सर्विसेज। इट मीन्स कि क्या है कि अगर आप प्राइमरी में रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पड़ा है, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाएगी और सेल नहीं की जाएगी तो रॉ मटेरियल का कोई फायदा नहीं। सेकेंडरी को कैसे नीड है? सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग तब करेगा जब उसको रॉ मिलेगा, और मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर उसे मार्केट नहीं मिलती है, सेवाएं नहीं मिलती हैं,
तो वो मार्केट में बेचेगा कैसे, वो तो वहीं पड़ा रहेगा, तो उसे थर्ड की भी जरूरत है। और थर्ड वाले का तो कोई वजूद ही नहीं है फर्स्ट और सेकंड के बिना, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो सेल कैसे होगा, मार्केट में कैसे आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसके बाद आता है आपका जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है, उसका जो फाइनल, जब वो मार्केट में आ जाता है बेचने के लिए, जो उसका फाइनल अमाउंट होता है, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हाउ डू वी काउंट द गुड्स एंड सर्विसेज टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। मतलब जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं, हम उसकी गणना कैसे करते हैं, ठीक है। या एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वाई इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू। अब हम ये कहेंगे कि हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही क्यों जोड़ते हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी को क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो उसका आंसर ये है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। कैसे, मतलब कि एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं, जैसे मान लो कि एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, पहले रॉ मटेरियल आया, जो फ्लोर आया वो 8 रुपए का आया, ठीक है। उसको ग्राइंड किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, तो उस पर जितनी भी लागत लगी, शुगर, ऑयल वगैरह मिलाया, उसको सब करने के बाद वो 50 रुपए का बन गया, ठीक है। और 50 रुपए के बाद वो बिकने का आया, मतलब वो 8 रुपए का रॉ था, ग्राइंड किया तो वो 10 का हुआ, जब बिल्कुल रेडी हो गया बेचने के लिए, पैकेटिंग हो गई, सब कुछ पैकेज कर दी, तब वो 50 का हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि फाइनल गुड्स, अगर हम सकल घरेलू उत्पाद निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, 50 के ऊपर ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो 8 और 10 रुपए की वैल्यू थी वो ऑलरेडी 50 में लग चुकी है। इसीलिए इस एग्जाम्पल के साथ आप क्लियर कर देंगे कि थर्ड से ही निकाली जाती है। उसके बाद है हिस्टोरिकल चेंजेस सेक्टर्स में क्या आए हैं। सेक्टर्स हमारे 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी। इनमें क्या है कि चेंजेस क्या आए हैं, चेंजेस ये आए हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुई है, रोजगार सबसे ज्यादा है। सेकेंडरी और थर्ड में उसके कंपैरिजन में कम है। और ये भी क्वेश्चन है कि कम क्यों है। देखो, द पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस विल इंक्रीज इन ऑल द 3 सेक्टर्स बट नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड ट्रेजरी सेक्टर। वाई, क्यों, उसका रीजन ये है कि लेस एजुकेशन, इजीली जॉब्स अवेलेबल हो जाती है प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा है लैक ऑफ स्किल्स, मतलब कि क्या है कि उनमें कौशल की, स्किल्स की कमी है, तो एग्रीकल्चर में लग जाते हैं वो काम करने। तीसरा है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वो लोग अपने गाँव से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, शहरों में या अदर जगह पे काम करने नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा क्या है, डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है, जब एक से ज्यादा कार्य में जरूरत से ज्यादा, एक ही कार्य में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं और उनमें से अगर कुछ लोगों को हटा दो तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी यानी डिसग्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में 10 वर्कर लगे हैं और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर मान लो उनमें से 2 छुट्टी पर भी या 1 छुट्टी पर भी चला जाता है तो प्रोडक्शन उतना ही रहता है, अगर उसको निकाल दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह से ये क्या हुआ, छुपी हुई बेरोजगारी होगी, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही रहता है। अगर 100 डेली के पैकेट निकाल रहे थे तो 2 जाने के बाद भी 100 ही निकल रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वो होती है यानी कि अगर योग्यता, जो हमारी स्किल है उसके अकॉर्डिंग काम ना मिलके उससे कम स्किल का काम मिलता है, तो वो अल्प बेरोजगारी होती है। जैसे कि मान लीजिए एक एमबीए है, ठीक है, अगर उसको एमबीए में जॉब ना मिलके एक प्यून की जॉब मिल जाती है तो वो क्या होता है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी उसकी वैल्यू से कम, उसकी स्किल की वैल्यू से कम काम मिल रहा है। एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया अच्छा, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ब्रेक लग गया बीच में। गवर्नमेंट प्रोवाइड मनी, गवर्नमेंट मनी प्रोवाइड कर सकती है। बैंक कैन प्रोवाइड लोन्स। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन रूरल एरियाज, ठीक है। प्रोवाइड स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स टू क्रिएट द जॉब्स ऑफ टीचर, नर्सेज एंड डॉक्टर और स्टाफ ऑल्सो। स्पेंड मनी ऑन ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। स्पेंड्स मनी ऑन क्रॉप स्टोरेज। लोकल बैंक कैन प्रोवाइड क्रेडिट। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि इनकी हेल्प की जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। उसके बाद आता है एमजी नरेगा 2005, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका क्या है, महात्मा गांधी, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में आया था। ये एक्ट क्या था, ये एक्ट ये था कि जो गवर्नमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट वालों जो लोग हैं उनको एक साल गवर्नमेंट गिव गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर, मतलब एक साल के अंदर जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको 100 दिन के लिए वो पेमेंट करेंगे, मतलब 100 दिन के लिए गारंटी लेंगे पैसे देने की। अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है तो वो क्या करेगी, इसकी भरपाई करेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पहले या तो इनको काम देगी 100 दिनों के लिए, अगर वो काम नहीं दे पाती है तो वो इसकी अलाउंस करेगी, इसके बदले में उन्हें पैसे देगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सर्विसेज विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। वाई, कई बार क्या होता है कि निजी क्षेत्र जो होते हैं वो अच्छी कीमत पर जो है सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाते। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि नीड स्पेंड लार्ज अमाउंट की, बहुत ज़्यादा अमाउंट की कई जगहों पर स्पेंड करना पड़ता है, जो निजी यानी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा हाईली चार्जेस लगा देते हैं वो इसके ऊपर, नॉट एबल टू पे बाय एवरीवन, सब लोग उसको दे नहीं पाते, उस चार्जेस को पे नहीं कर पाते, जैसे कि रोड है, ब्रिज है, रेलवे है, इसीलिए ये निजी कंपनियां जो होती हैं वो इसको नहीं बनाती हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट तीसरा चैप्टर भी शुरू हो गया। इसमें है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम, बहुत बार पेपर में आता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है, पहले जमाने में ये होता था कि जब आप कोई चीज को किसी से लेते थे, खरीदते थे, तो बदले में भी वो आपको कोई चीज देते थे, क्योंकि तब करेंसी नहीं चलती थी। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है डबल कोइंसिडेंस, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। इसमें क्या होता है, व्हेन प्रोवाइडर एंड रिसीवर बोथ हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, यानी कि एक व्यक्ति बेचने की इच्छा रखता है, दूसरा उसको खरीदने की इच्छा रखता है, तो ये क्या कहलाता है, डबल कोइंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, वाई करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या हुआ, बाद में करेंसी आ गई, तो करेंसी को ही मीडियम क्यों माना गया, इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया, तो इसलिए किया गया क्योंकि बिकॉज इट इज ऑथराइज बाय अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। इन इंडिया आरबीआई इशूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। क्योंकि इसे गवर्नमेंट अलाउ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आरबीआई इसको अलॉट करता है, अदरवाइज कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अलॉट नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, करेंसी मीडियम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो ये डबल कोइंसिडेंस जो होता है उससे छुटकारा मिल जाता है, दूसरा इजी कैरी करना, इधर से उधर कैरी करना बहुत इजी होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, टाइम सेविंग होता है, और लेकिन अब तो इससे भी बढ़कर डिजिटल का भी टाइम आ गया जो करेंसी से भी ऊपर उठ चुका है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मांग जमा। डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। जब हम बैंक में जमा कराते हैं तो हम उसको अपनी डिमांड पे विड्रॉल करा सकते हैं, इसी को ही हम मांग जमा कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। कोलेट्रल क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है, द बोरो प्लेजेस देयर प्रॉपर्टी टू द बैंक एंड इफ द लोन नॉट रीपेड ऑन टाइम द बैंक रिकवर्स द मनी बाय सेलिंग इट। मतलब क्या होता है, जब आप बैंक से लोन ले जाते हो तो क्या होता है कि एक गिरवी रखते हैं, प्लेज कर लेते हैं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या अदर चीजें, मोस्टली प्रॉपर्टी होती है जो वो रख लेते हैं लोन के लिए। तो उसमें क्या होता है, तब वो लोन देते हैं, तो जब कभी लोन टाइम पर नहीं चुकाया जाता है तो वो उसको जब्त कर लेते हैं, उसी प्रॉपर्टी से वो उसको मतलब अपना पैसा वहीं से वसूल करते हैं, तो इसको कोलेट्रल बोला जाता है। उसके बाद हाउ बैंक कैन प्रॉफिट। अब ये हम कह सकते हैं कि बैंक को प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, हम तो बैंक अपने जमा कर रहे हैं वहां पर पैसे और निकलवा रहे हैं, लेकिन बैंक को इससे फायदा क्या होता है, बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा। तो बैंक प्रॉफिट ऐसे कमाता है कि बैंक जो है जब वो अपनी किसी का खाता खुलवाता है तो वो कहता है कि मिनिमम 50% अमाउंट जो है इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से वो बहुत लोगों के जो खाते होते हैं उसके जो अमाउंट होता है, जब वो किसी को लोन लेना होता है तो उसी में से वो अमाउंट जो है लोन पे उनको दे दिया जाता है, उनको देने के बाद उस पर इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी बैंक को ही मिलता है। तो इस तरह से बैंक जो है पैसे कमाता है। ठीक है, डिटेल इसमें लिखी हुई है कि बैंक विल लैंड द डिपॉजिट मनी टू अदर्स पीपल, देता है एट इंटरेस्ट, मिनिमम 50% अमाउंट जो है बैंक में रखना पड़ता है अकाउंट, अदरवाइज वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से वो पैसा कमाता है, इंटरेस्ट भी खाता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, प्लास्टिक मनी। ये 7वां क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक मनी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड। दिस कार्ड अलाउ यू टू बोरो द मनी फ्रॉम बैंक एंड बैंक विल टेक इंटरेस्ट एंड यू मस्ट रीपेड इट ऑन टाइम टू अवॉइड द हाई इंटरेस्ट। इट्स नॉट योर ओन डिपॉजिट मनी, मतलब ये आपने डिपॉजिट नहीं कराई होती है मनी, कोई अकाउंट नहीं होता आपका, लेकिन ये क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड करा देता है कि आप जब मर्जी इसको यूज कर लो, एक लिमिट दे देता है कितने अमाउंट इसके अंदर है आप यूज कर सकते हो, और बाद में आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर नहीं देते हो तो इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाता है। और डेबिट कार्ड वो होता है, इट इज अ पेमेंट
कार्ड लिंक टू योर अकाउंट अलाउ यू टू परचेज और विदड्रॉल कैश टू अवेलेबल योर ऑन मनी। तुम्हारी खुद की मनी जो अकाउंट में होती है, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कुछ भी परचेज कर सकते हैं, इसको डेबिट कार्ड कहा जाता है। उसके बाद क्रेडिट क्या होता है, साख क्या होता है, बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड मस्ट रीपेड लेटर ऑन टाइम। मतलब बैंक से बोरो कर लेना पैसा और इंटरेस्ट उसका टाइम पर दे देना, बैंक को वापस दे देना टाइम पर, इस मनी को, इसको हम क्रेडिट कहते हैं। इसकी दो सिचुएशंस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सिचुएशन वो होती है व्हेन बोरो मनी एंड इम्प्रूव योर फाइनेंशियल एंड पेइंग इट ऑन टाइम। अगर हम क्या करते हैं कि हम बोरो करते हैं मनी, लेकिन हम अपने फाइनेंस को बढ़ा लेते हैं, तो वो पॉजिटिव सिचुएशन आ जाती है। जैसे कैसे, एग्जांपल दिया, फार्मर अगर कोई लोन ले रहा है, उसको अपने खेतों में सीड्स डालने हैं, बाद में वो फसल होगी, उसको कमाई होगी उससे, तो वो क्या है, पॉजिटिव सिचुएशन है। नेगेटिव सिचुएशन वो होती है जब सेम इसी पर आप ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं लोन बोरो करने के बाद, और टाइम पर लोन भी नहीं चुका पाते हैं जो आपने बोरो किया होता है। ऐसी सिचुएशन को हम नेगेटिव सिचुएशन कहते हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब कोई हॉस्पिटल में है, आपको हेल्थ की वजह से लोन लेना पड़ रहा है, तो आपके अमाउंट तो नहीं बढ़ रहा लोन लेने के बाद। सेकंड, आपको क्या होता है, जब आपको शादी वगैरह के लिए या घर लेने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, तो उसमें भी आपकी अमाउंट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में फर्क क्या होता है, 10वां क्वेश्चन है आपका। इट कम्स फ्रॉम बैंक। ये फॉर्मल सेक्टर जो होता है ये बैंक से आता है। इनफॉर्मल जो होता है वो मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो होते हैं आपस में, वो आपको बोरो करा देते हैं, वो आपको दे देते हैं, ठीक है। और इसमें कहता है, इसमें ऑपरेट जो है आरबीआई करती है, इसमें कोई भी ऑपरेट नहीं करता है। इसमें जो है लोअर इंटरेस्ट रखा जाता है, इसमें इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाता है क्योंकि कुछ भी नहीं होता, अपनी मर्जी से इंटरेस्ट वो ले लेते हैं जरूरत के हिसाब से। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसमें होती है, फॉर्मल में इसमें नहीं होती है। और इसमें कोलेट्रल एक्टिविटी जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको क्या होता है, वो एक्टिविटी इसमें रखी जाती है, बट ये एक्टिविटी इसमें भी नहीं रखी जाती है। अगला क्वेश्चन 11वां आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह क्या होता है, SHGS। ये क्या होता है, इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, ठीक है, नेबरहुड से बिलोंग करते हैं। ये रेगुलर सेव करते हैं अमाउंट को, और सेविंग मनी 25 से 100 हर पर्सन की हो सकती है जो वो कलेक्ट करते हैं। और टेक अ स्मॉल लोन फ्रॉम अ ग्रुप, और ये उस ग्रुप से लोन ले लेता है अगर किसी को जरूरत होती है तो, और उस पर बहुत कम इंटरेस्ट रखा जाता है। और अगर इन केस वो अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रुप के लोगों के ऊपर ही होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, ओके, ये हम कर चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें अच्छा ग्लोबलाइजेशन में मोस्टली कटा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ ग्लोबलाइजेशन और उसके फैक्टर्स आ रहे हैं और लिबरलाइजेशन, अदरवाइज और कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन बनेंगे। इसमें ग्लोबलाइजेशन है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। मतलब क्या है कि जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जब कंपनी आपस में ट्रेड करती हैं, टेक्नोलॉजी का, कल्चर, इन्वेस्टमेंट, मनी जो होता है, ट्रेड होता है, तो उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसके इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन ये है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड like a big community, so products, money, technology and ideas easily across the boundaries। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि ये कैसे हो पाया है, संभव कैसे हो पाया, इसके फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी इंप्रूव हो गई है कि इजीली सामान इधर से उधर चला जाता है, तो इससे संभव हो पाया है। सेकेंड है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता क्या है, इसकी भी डेफिनेशन आती है। इसमें क्या है कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जब भी कोई ट्रेड किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जब वो टैक्स जो है या फिर जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की, वो रिड्यूस कर दी जाती हैं, तो ट्रेड बहुत इजी हो जाता है, उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड इसका ये भी रीजन है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन बड़ा है। उसके बाद क्या, एमएनसीज कंपनीज। जो एमएनसीज कंपनीज क्या होती हैं, कंपनी जो अपने देश के अलावा अदर कंट्रीज में भी अपने ऑफिस, फैक्ट्रीज, सेंटर्स खोलती है ट्रेड के लिए, काम करने के लिए, तो वो एमएनसी कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है, तो एमएनसी कंपनीज जब जगह जगह जाएंगी तो ग्लोबलाइजेशन भी होगा। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, प्रमोट पॉलिसीज टू ट्रेड। अब ये क्या करती हैं कि ट्रेड करने के लिए न्यू पॉलिसीज देती हैं, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या है, इतना फास्टेस्ट इंटरनेट आ गया है, फोन है, फैक्स है, बहुत सारे अदर ऑप्शन है हमारे पास जिससे हम बहुत इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का बड़ा रीजन है। और लिबरलाइजेशन क्या है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस टू अलो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां पर ये आपके चैप्टर खत्म हो जाते हैं।